Hello everyone, welcome once again to my channel Physics World. So लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो आपके प्रीवियस ईयर में, चाहे वो एलटी ग्रेड में हो, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में हो, या एनवीएस केवीएस में हो, या अगर आप कह सकते हैं लेक्चरर एग्ज़ाम्स में हो, जीआईसी एग्ज़ाम्स में हो, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड, उसका मैंने पार्ट 1 देखा था। आज उसी क्रम में हम उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं। थोड़ा सा लेवल भी ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 वेयर μ0 रिप्रेजेंट्स वैक्यूम परमेबिलिटी एंड ε0 रिप्रेजेंट वैक्यूम परमिटिविटी। सो आपने ये जो टर्म है इसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है कि 1/μ0 ε0 की डायमेंशन क्या होगी। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा है तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं वैक्यूम में। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड किसके इक्वल होती है? लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 1/√μ0 ε0, इसके बराबर होती है। ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? c² इज इक्वल टू 1/μ0 ε0, ये हमको मिल जाता है। तो यहाँ से हमको एक अंदाजा आ जाता है कि जो 1/μ0 ε0 है, कहीं ना कहीं जो उसकी डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? c² के बराबर होगी। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो कहीं ना कहीं स्पीड के स्क्वायर के बराबर हमारे इसकी डायमेंशन होगी। हम जानते हैं किसी भी जो कोई भी वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिखते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? m0 LT-1, ये हम जानते हैं। m0 LT-1 ये हमारा होता है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर अगर बात करें कि c² की डायमेंशन क्या होगी, c² की डायमेंशन क्या होगी? तो c² की डायमेंशन वही होगी जो हमारे पास LT-1 इसके स्क्वायर की डायमेंशन होगी। ठीक है, तो LT-1 इसके स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही हमारे पास c² की डायमेंशन होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? वैल्यू मिलती है हमको L² T-2। ठीक है, तो हमारे पास जो c² और ये c² किसको रिप्रेजेंट करता है? ये c² रिप्रेजेंट करता है 1/μ0 ε0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो 1/μ0 ε0 इक्वल टू c² इक्वल टू L² T-2, इसको रिप्रेजेंट करता है। सो इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, L² T-2। सो डायमेंशन, अगर आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। वरना आप μ0 की अलग से डायमेंशन निकाल के लाओ, ε0 की अलग से डायमेंशन निकाल के लाओ और उसका रेसिप्रोकल करो तो ये बहुत लंबा पड़ जाने वाला है। नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो मैंने आपसे क्लास में भी कहा था फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये सॉल्व करना है तो, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज। अब जो गैस कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आपने गैस कांस्टेंट कहाँ पढ़ा है? आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा है या वंडर वाल गैस इक्वेशन पढ़ा है। तो आपने अगर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = RT या nRT, ठीक है, या μRT भी कह सकते हो आप। सो PV = RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV = RT हमारे पास होता है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो R की हमें डायमेंशन पता करनी है, तो R की डायमेंशन वही होगी जो किसकी डायमेंशन होगी? PV/T की डायमेंशन होगी, ये हमें पता करनी है। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ PV/T। अब जो प्रेशर हमारे पास है, प्रेशर और वॉल्यूम, अगर आप इस ऊपर वाले टर्म को देखते हो, प्रेशर और वॉल्यूम वाले टर्म को, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन हमारे पास होता है दैट इज वर्क डन इक्वल टू P∆V। जनरली हम इसको P∆V से लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो वर्क डन होता है वो कैसे लिखते हैं? हम P∆V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P∆V या PV अगर हम कहीं पर लिखते हैं तो PV या P∆V की डायमेंशन वही होगी जो वर्क की डायमेंशन होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कि जो PV की डायमेंशन होने वाली है, यहाँ से हम PV की डायमेंशन अगर कैलकुलेट करें तो वही डायमेंशन होगी जो हमारी किसकी होगी? वर्क की डायमेंशन होगी। और आपको पता होगा कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क की डायमेंशन हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन के बराबर होती है, MLT
ml2t-2। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँ तो r की डायमेंशन क्या हो जाएगी, r की हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी वर्क की डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर की डायमेंशन। ठीक है, तो वर्क की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, वर्क की डायमेंशन होती है हमारे पास ml2t-2 अपॉन हमारे पास टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होगी, थीटा ले लेते हैं या के ले लेते हैं, इसको हम इस तरह से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ तो हमारे पास आर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास ml2t-2 अपॉन थीटा, इसको हम लिख देते हैं, ऊपर चले जाएगा तो थीटा -1, तो जाएगा ml2t-2 थीटा -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट की डायमेंशन हमारे पास मिल गई हमको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी ml2t-, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, थीटा -1, वहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ पर थीटा -1 होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि इफ़ T इज द टेंशन एंड M इज द मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें ध्यान देने वाली है, T क्या है हमारा टेंशन है तो ठीक है, और M हमारे पास है मास पर यूनिट लेंथ। ये इंपॉर्टेंट ध्यान है, ये सिर्फ मास नहीं है, क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव स्ट्रिंग विल बी। अब वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या √T/m के बराबर होगी, या वेलोसिटी √m/t के बराबर होगी, या वेलोसिटी T/m के बराबर होगी, या m/t के बराबर होगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल रूल लगा करके दोनों साइड चेक करना है कि इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन मिलता है हमको, तो राइट हैंड साइड में भी हमको क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशन मिलना चाहिए। और वो वेलोसिटी का डायमेंशन, जो भी हमको वेलोसिटी का डायमेंशन देगा वही इसका बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा। किसके लिए, जो वेव प्रोपोगेट कर रही है स्ट्रेच स्ट्रिंग में। तो वेव प्रोपोगेट कर रही है स्ट्रेच स्ट्रिंग में, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो तब तो आप सीधे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको डायमेंशन से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डायमेंशंस की मदद से या डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। तो हमें पता है, देखो किस तरह से हम इसको देखते हैं कि हमें पता है कि जो वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, अगर मैं वेलोसिटी की डायमेंशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, LT-1, ये वेलोसिटी डायमेंशन है। और जिसमें हमारे पास जिसकी डायमेंशन ये होने वाली है LT-1, इसमें से चारों में से ऑप्शन A B C D में से, वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब जो टेंशन है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे होती हैं जिनका डायमेंशन इक्वल होता है। तो टेंशन का डायमेंशन फोर्स के इक्वल ही होता है, तो टेंशन का जो डायमेंशन होगा वही फोर्स का डायमेंशन के बराबर होगा। तो टेंशन का डायमेंशन क्या हो गया, mL-T-2, ये हमारा टेंशन का डायमेंशन हो गया। वहीं पर एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो है ये मास पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल m हमको दे रखा है ये एक्चुअली में मास नहीं है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो अगर मास कैपिटल M है स्ट्रिंग का, तो पर यूनिट लेंथ के लिए हमें m/L लिखना पड़ेगा। तो जो स्मॉल m है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, स्मॉल m की डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी कैपिटल ML-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं एक एक करके ऑप्शन A B C D में पुट करते जाता हूँ और चेक करूँगा कि कहाँ पर ये डायमेंशन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास √T/m। ठीक है, तो √T/m किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास √T का क्या होगा डायमेंशन, ML-T-2, ठीक है, अपॉन m क्या हो जाएगा, m/L, तो m/L या ML-1। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये हो जाएगा √L ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा L+2 और T-2, L+2 हो गया और T-2 हो गया। और इसका अगर हम अंडर रूट ओपन करेंगे तो हमें किसकी डायमेंशन मिलने वाली है, हमें वेलोसिटी की डायमेंशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर अगर इसको देखें तो हमें क्या मिल जाएगी, √T/m की जो डायमेंशन है वो हमको मिल जाएगी L² T-2 इसका अंडर रूट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, LT-1। और LT-1 किसकी डायमेंशन होती है, हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया कि जो हमारी वेलोसिटी होगी किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग की, उसमें जो वेव प्रोपोगेट करती है वो किसके बराबर होगी, T/m के बराबर होगी।
ठीक है। इसके आगे कोई कांस्टेंट आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, √T/m के बराबर हो जाएगी। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देखेंगे कि सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। m/t नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। T/m और ये यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो वो भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या है। तो लेट सपोज हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास है PV = nRT। अगर n मोल के लिए देखते हैं तो PV = nRT हमारा क्या फॉर्मूला होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू फाइंड करें, R की यूनिट चाहिए हमको, तो R को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो R इक्वल टू हो जाएगा PV/NT, ये हमारा हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो PV है, एक्चुअली में जो PV है इसकी डायमेंशन सेम होती है जैसे वर्क की डायमेंशन होती है, इसका मतलब यूनिट भी इसका वर्क के बराबर ही होगा, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी जूल, ठीक है, अपॉन जो हमारा n होता है, n क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कितना गैस, कितने अमाउंट में हमने गैस ले रखी है, तो उसकी जो यूनिट होती है मोल, ठीक है। और ये T हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा K। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी बेसिकली, वो यूनिट क्या हो जाएगी, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये यूनिट हो जाएगी हमारे पास R इक्वल टू जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब इसको समझ लेंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो जो यूनिट हो जाएगी हमारे पास गैस कांस्टेंट की एसआई यूनिट, वो क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो क्या दिया है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आप आंसर सीधे सीधे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी हम पढ़ रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होती है कि एक होता है, अब कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होती है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। इसी मैग्नेटिक फील्ड का एक और नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन या फील्ड इंडक्शन, ठीक है। इसी मैग्नेटिक फील्ड का एक और नाम है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये 2-3 नाम आपको याद रखना है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है हमारे पेपर में कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताओ, एसआई यूनिट बताओ, या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन के एसआई यूनिट बताओ, या थर्ड वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट बताओ। तीनों का मतलब सेम है, वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी 2 यूनिट हो सकती हैं, एक हो सकती है एसआई यूनिट और दूसरी हो सकती है सीजीएस यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट भी हो सकती है और सीजीएस यूनिट भी हो सकती है। तो जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको आपको याद रखना है, एसआई यूनिट होती है टेस्ला, कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला, ठीक है। और जो इसकी एक और यूनिट होती है, टेस्ला भी कह सकते हैं, कभी कभी ये जो एसआई यूनिट में एक और यूनिट देता है, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेबर को WB से अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की 2 यूनिट हो गई हमारे पास, 2 एसआई यूनिट हो गई, या तो टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहीं पर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं गॉस से, गॉस, ठीक है, या G भी लिख देते हैं, हम इसको G लिख देते हैं, ठीक है। तो गॉस को रिप्रेजेंट करते हैं G से, मतलब जो इसकी सीजीएस यूनिट होगी गॉस, और एसआई यूनिट क्या होगी, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपस में रिलेशन क्या होता है, तो ध्यान देना, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे पास एसआई यूनिट होगी फर्स्ट, और ये वाली हमारे पास क्या होगी, सीजीएस यूनिट होगी। और ये किसके लिए कहा हमने, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कहा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, या हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी,
या हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन भी आ सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सेकेंड वन इज, इसको रेज कर लेता हूँ, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक, जो हमको दिया भी है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है, आपने देखा होगा एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो दो यूनिट होंगी, एक तो एसआई यूनिट होगी और एक हमारे पास क्या होगी, सीजीएस यूनिट होगी। तो एसआई यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, इसका एक और नाम भी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कि किसी भी, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है तो हम जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं उस सिस्टम पर, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, सोर्स की स्ट्रेंथ होती है। तो एच इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है इसकी, दैट इज एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, इसका ध्यान रखना है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। सेकेंड वन इज, और यही हमारा आंसर भी है इसका, कि द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जनरली एच के बारे में पूछ रहा है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर हो जाएगी। कभी कभी सीजीएस यूनिट भी पूछ लेता है, तो ध्यान देना है, सीजीएस यूनिट क्या होगी, इसकी सीजीएस यूनिट होती है ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड, ठीक है, इसको ओ ई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, बेसिकली ओ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो गया, ऑर्स्टेड हो गया, ठीक है। ऑर्स्टेड भी आपने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑर्स्टेड के नाम पर ही हमने इसकी सीजीएस यूनिट डिफाइन कर दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर, सीजीएस यूनिट ऑर्स्टेड। एक और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5B से। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया या पासिंग थ्रू एरिया गिवन, जो भी गिवन एरिया होगा उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, उसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी जो यूनिट है, इसकी भी दो यूनिट होंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स को जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी डॉट ए से, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है इसकी वेबर, एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर। वहीं पर इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, ध्यान देना, सीजीएस यूनिट होती है कि मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है। आपने मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, तो मैक्सवेल के नाम पर ही हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट का नाम रखा, और जो हमारे पास इसका एसआई यूनिट है वो है वेबर, ठीक है। वेबर भी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर हमने क्या रखा, एसआई यूनिट ऑफ दी मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो आपको तीनों में अंतर डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, या उसको हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं, और थर्ड वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। इन तीनों में आपको इनके यूनिट में पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई, और एम्पियर पर मीटर इसकी एसआई यूनिट होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, और ऑर्स्टेड इसकी सीजीएस यूनिट होगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू आपने कहाँ पढ़ा है, क्वालिटी फैक्टर आप जनरली बेसिकली कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ आप रेजोनेंस पढ़ते हैं, जहाँ आप आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में भी क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा, और एलसीआर सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी आपने क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम पढ़ते हैं वहाँ पर आपने क्वालिटी फैक्टर को जरूर से पढ़ा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशंस क्या होती हैं वो हमसे पूछ रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन पता होने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर का यूनिट क्या है, मतलब उसके फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली क्वालिटी फैक्टर क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर। ये किसके केस में बोल रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा एल अपॉन आर। ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको एल की डायमेंशन पता है और आर की डायमेंशन पता है, ओमेगा की डायमेंशन पता है, तभी आप क्यू की डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी डायमेंशन पता करने के लिए आपको एल अपॉन आर की डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो एल अपॉन आर फिजिक्स की लैंग्वेज में एल अपॉन आर, अगर इसकी आप डायमेंशन कैलकुलेट करोगे, और ये टर्म आपको याद भी रखना है कि एल अपॉन आर इसकी जो डायमेंशन होती है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर होती है। एल अपॉन आर की जो डायमेंशन होती है वो टाइम की डायमेंशन के बराबर होती है। तो इस वजह से एल अपॉन आर का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो एल अपॉन आर कहीं पर भी रेशियो में हमको मिलता है एल अपॉन आर, तो उसकी जो यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है? टाइम के बराबर होती है, डायमेंशन टाइम के बराबर होती है। और इस वजह से एल अपॉन आर को हम फिजिक्स में टाइम कांस्टेंट के तरीके से जानते हैं। वहीं पर ओमेगा जो है, ओमेगा आप जानते हो 2π/t से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? 2π/t। तो मतलब 1/t इसकी डायमेंशन होगी, t इनवर्स। तो अब हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? Q इक्वल टू लिखा ओमेगा L/R, ठीक है। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी? अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखता हूँ डायमेंशनल बेसिस फॉर्मूला में, तो ओमेगा की डायमेंशन होगी t-1 और L अपॉन आर की डायमेंशन होगी t, ठीक है। तो t-1t, तो ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाएगी? 0, t⁻0। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो आपको बात याद रखनी है कि क्वालिटी फैक्टर अपने आप में क्या है। जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली थी यहाँ पर वह है एल अपॉन आर को, कि एल अपॉन आर, क्योंकि आप एल जानते हो कि ये सेल्फ इंडक्टेंस है, आर आपका रेजिस्टेंस है। तो एल और आर बेसिकली इनका जो डायमेंशन निकालना होता है वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। इसलिए हमको एल अपॉन आर हमको एग्जैक्ट याद रखना है कि एल अपॉन आर टाइम कॉन्स्टेंट होता है, टाइम की डायमेंशन इसकी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया। Q इक्वल टू हमारे पास डायमेंशन आएगी t⁻0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट 1 फिजिकल क्वांटिटीज विथ लिस्ट 2 यूनिट्स इन SI। तो SI यूनिट एक तरफ हमें क्या मिला है? एक तरफ हमें फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं और दूसरी तरफ हमको उसकी SI यूनिट दी गई है और हमें मैच करना है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर होगा, तो यंग्स मॉडुलस, मैंने आपको कल बताया था कि यंग्स मॉडुलस, लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो यंग्स मॉडुलस है उसकी जो डायमेंशन होती है वो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होती है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन होगी स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होगी। और स्ट्रेस के डायमेंशन किसके बराबर है? आपका प्रेशर या फोर्स के बराबर, प्रेशर के बराबर है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वही इसकी बी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इसकी, इसको मैं बताता हूँ आपको। तो यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड वन इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो H इक्वल टू E/न्यू, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। और अपॉन फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? टाइम इनवर्स, ठीक है। सेकंड इनवर्स। तो ऊपर चला जाएगा तो जूल सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट क्या होगी? जूल सेकंड। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का A बच जाता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ए का बी है, ए का 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2, बी का 3rd और सी का 1st। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आप खुद से भी निकाल सकते हो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज, ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है या बहुत ज़्यादा टफ है। तो आपको टफ लग रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, और ज़्यादा आसान लग रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए इन क्वेश्चंस की। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस क्या क्या हो जाएंगी, वर्क डन की डायमेंशन क्या हो जाएगी ml2t-2, और टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी t, तो ये हो जाएगा ml2t-3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ml2t-3 इज करेक्ट। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो जो भी हमें कोड्स यहाँ पर गिवन है नीचे, उनको आपस में हमें मैच करना है। क्या क्या कोड दिए गए हैं, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दी गई है और दूसरी तरफ उनकी MKS यूनिट दी गई है, तो दोनों को हमें मैच करना है। ठीक है, तो पावर का एक आंसर हो जाएगा 4th वॉट, आपको पता होना चाहिए, पावर का वॉट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैंने अभी आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा टेस्ला, वेबर नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता तब जाकर के सही होता। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी टेस्ला, तो बी का आंसर हो गया थर्ड वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट हो जाएगा वो जाएगा वेबर, आंसर सी का सेकंड। और इंडक्टेंस की यूनिट होती है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, तो इंडक्टेंस डी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4 3 2 1। तो ये आपको इजी क्वेश्चन पड़ेगा जब आपको सारी यूनिट्स यहाँ पर इजीली पता होंगी। मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन से क्वेश्चन है कि इन वंडरवॉल गैस इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी आर। तो जो उसमें कांस्टेंट होते हैं वंडरवॉल गैस इक्वेशन में, ए और बी के डायमेंशंस क्या क्या होंगे। तो ए और बी की डायमेंशन पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वंडरवॉल गैस इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि कहीं कहीं तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन किसी क्वेश्चन में दी जाती है और अगर जहाँ पर नहीं दी जाएगी तो वहाँ पर आपको वंडरवॉल गैस इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है P + A/v² ब्रैकेट V - B = RT, या NRT भी लिख सकते हो, RT भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो जनरली हमारे पास नॉर्मल गैस इक्वेशन क्या होती है PV = RT, लेकिन इसमें प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होता है करेक्शन होता है। जब हम वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं इसको, या वंडरवॉल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, जब भी हम वंडरवॉल गैस इक्वेशन निकालते हैं तो हमारे को क्या मिलता है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पर प्रेशर में भी करेक्शन देखने को मिलता है और वॉल्यूम में भी करेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ये जो ए और बी यहाँ पर लिखा गया है वो क्या है कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है, इनकी डायमेंशन हमें पता करनी है। तो डायमेंशन कैसे पता करेंगे, कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था कि जब भी हम किसी टर्म को लिखते हैं तो हर एक टर्म की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेशर लिखा, तो प्रेशर को मैं किसके साथ ऐड कर सकता हूँ, प्रेशर को मैं उसी के साथ ऐड कर सकता हूँ जिसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगी। तो जिसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगी उसी को हम उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो मतलब जो प्रेशर की डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ A/v², इसके डायमेंशन के बराबर है, आपको याद रखनी है। तो अब पहले हम ए की डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए को हम लिख सकते हैं A = हो जाएगा PV², जो ए की डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी PV² के बराबर होगी। तो हमें इसको फाइंड करना है, तो पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो ए की डायमेंशन क्या है PV² के डायमेंशन के बराबर है। तो ए की डायमेंशन यहाँ पे निकालते हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो प्रेशर की डायमेंशन जो हमारे पास होती है वो होती है ml - 1 T - 2, ये प्रेशर की डायमेंशन है। और वॉल्यूम क्या होता है L³ और उसका स्क्वायर हो गया तो L⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो A की जो डायमेंशन हो जाएगी m, L - 1 और L 6 है, तो प्लस माइनस करके यहाँ पर क्या हो जाएगा L⁵ और T⁻²। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट A की वैल्यू हो जाएगी mL⁵ T⁻²। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस मैच करेंगे तो एक ही ऑप्शन में हमें ऐसा दिखता है mL⁵ T⁻²। हमें B की डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। फिर भी हम अगर B की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम इसको देख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या था V - B था, तो जो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी वही B की डायमेंशन होगी। तो B की डायमेंशन क्या हो जाएगी L³
और वही यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ml⁵ T⁻⁻² एंड L³ बी की डायमेंशन हो जाएगी L³। तो ये था हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो आप कहीं पर भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।